गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रहा है अच्छे से? चलिए ठीक है। कल मैंने 2 वीडियो लोड किए थे फिजिक्स का इंटरमीडिएट का। पहला इवेंट था स्थिर विद्युत की, लेसन था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो उसमें हम लोगों ने आवेश के बारे में कुछ पढ़ाई कर लिए थे और आवेश से जो कुछ तथ्य थे संबंधित उसके बारे में भी देखे थे कि आवेश जो होता था एक अदिश राशि था। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते थे। आवेश के कुछ आपके प्यारे प्यारे मात्रक थे, तो उनको भी आप लोगों ने देखे थे। और सबसे अच्छा आप लोगों ने एक रिलेशन प्राप्त कर लिए थे। एक EMU जो होता है 3 × 10⁻10 ESU के बराबर पाए थे लास्ट में। तो बहुत ही अच्छा संबंध है EMU और ESU में, तो ध्यान रखेंगे। और इसके लिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आवेश की संकल्पना। तो ध्यान देंगे आवेश की संकल्पना क्या होती है। संकल्पना का मतलब कि आवेश को कैसे उत्पन्न किया जाए, यानी आवेश कैसे उत्पन्न होता है। अब तक तो सिर्फ हम लोगों ने आवेश पढ़े थे, अब ये पता करेंगे कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो आवेश की संकल्पना को जानने के लिए हम लोग थोड़े से केमिस्ट्री में चलते हैं, तब उसके बाद बताते हैं। तो देखिएगा केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़े हैं कि जो वस्तु होती है वो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थों से। पदार्थों से मिलकर बनी होती है। और पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणुओं। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। परमाणु से। और परमाणु किससे बने होते हैं? तो आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 मॉलिक्यूल से, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर के क्या बना था? परमाणु का निर्माण हुआ था। अब आप ध्यान रखेंगे, कोई भी परमाणु होता है तो उसका एक नाभिक होता है, छोटा सा टुकड़ा सा। तो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से बेचारे बैठे रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर बंद वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इसी में बेचारा ये चक्कर लगाते रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर क्या करता है? एक तरीके से डांस करता है। क्या करता है? डांस करता है, यानी इसके चारों चक्कर लगाते रहता है। अब इसमें से देखिएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है, इसमें से यदि इलेक्ट्रॉन निकलकर या तो चला जाता है या इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तब वो जो परमाणु होता है आवेशित हो जाता है। नहीं वैसे तो जितने आप लोग जानते हैं कोई भी परमाणु होता है जिसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी परमाणु में बराबर होती है, समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या भले भिन्न होगा, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है। प्रोटॉन का मतलब आप लोग जानते हैं धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणावेशित। तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे वस्तु आवेशित होती है। तो इसके लिए हमको एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम Na। सोडियम में सबको मालूम है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या
11 और उतना ही प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11, प्रोटॉनों की संख्या भी 11। तो इस स्थिति में ये क्या है, सोडियम उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कब आएगा, यदि ये सोडियम परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जानते हैं आप लोग, बाहर लिख देता हूँ 2 8 1, यानी इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए बेचारा ये अस्थायी है। तो इलेक्ट्रॉन, अब देखिएगा अगर ये बेचारा इलेक्ट्रॉन सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से पहले सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11। अब एक निकल गया तो कितना बचा, इस पे 10 बच गया और प्रोटॉनों में कोई अंतर नहीं है। तो अब जरा गौर से देखेंगे कि क्या इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या सेम है, नहीं। इसमें यह पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, प्रोटॉनों की संख्या अधिक है। इससे इस तरीके से हमें यह साबित होता है कि इस पे क्या है, भाई प्रोटॉन अधिक है ना, क्या हो जाएगा, ये धनावेशित, धनात्मक धन आवेशों की संख्या अधिक है, प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इससे कम। कितना कम है, 1। कितना धनावेशित हुआ, 1। इससे हमें यह साबित होता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, कमी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस परमाणु पे क्या आ जाता है, धनावेशित। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम है आपको, 11 सोडियम 17 17 और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है कितना होता है, 17। इस स्थिति में ये क्लोरीन उदासीन है। जब ये क्लोरीन बेचारा एक इलेक्ट्रॉन को बेचारा ग्रहण कर लेता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिएगा 2 8 7, इसके अष्टक पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर लेगा कितना बचेगा, इस पे Cl नेगेटिव अधिक कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें देखेंगे कि पहले कितना था इलेक्ट्रॉन, 17। अब कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो 18। और इस पे बोलेंगे प्रोटॉनों की संख्या में कोई अंतर नहीं आया, ठीक है। तो जरा इसको भी गौर से देखेंगे कि इसमें किसकी संख्या अधिक है। तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक दिखाई दे रही है और प्रोटॉनों की संख्या कम है। किसकी संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉनों की। कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, इसलिए यह क्लोरीन परमाणु ऋणावेशित होगा। कब, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब। तो इससे हमें यह साबित हो गया कि कभी भी ये पदार्थ या वस्तु कभी भी आवेशित होंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, प्रोटॉनों के कारण नहीं होता है। क्या आप सोच रहे हैं कि जो कोई भी वस्तु आवेशित होता है तो प्रोटॉनों के कारण भी होता है, नहीं, कभी ऐसा नहीं। ये ध्यान रखेंगे, कोई भी परमाणु होता है तो मैंने पहली बार में बताया कि परमाणु के नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगाता है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है आवारा गर्दे की तरह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, एक पदार्थ से दूसरी पदार्थ में निकल कर जाता है, लेकिन कोई अपने माई का लाल पैदा नहीं है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उसके नाभिक से बाहर खींचना है कोई खींचने वाला नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु क्या होता है, धनावेशित। तो इसको बता सकते हैं, ये क्या है, धनावेशित, धन आवेश आ गया। और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है
तो वह वस्तु क्या हो जाता है, ऋणावेशित। ध्यान गए। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं आवेश की संकल्पना के बारे में कि आवेश आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। नंबर फर्स्ट पॉइंट पे डाल के लिख लेंगे या इसको हम नाम देंगे। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु धनावेशित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, यदि किसी वस्तु में दूसरा नंबर, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वस्तु धनावेशित होता है। इसकी एग्जाम्पल को ये भी नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक पे, आवेश के प्रकार। तो हेडिंग बना लीजिएगा टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। इंग्लिश आप लोग लिख लिया। देखिए आवेश जो होता है अभी हम लोगों ने देखे संकल्पना के आधार पर, सिर्फ ये आवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो आप लिख सकते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकेंड। नंबर फर्स्ट होता है धनावेश, धनावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। क्या होती है, हानि, इसे कमी भी बोल सकते हैं। और ऋणावेशित में जो होगा, ऋणावेशित दूसरा होता है। ऋणावेशित में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, जब किसी पदार्थ या वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो पदार्थ या वस्तु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अब थोड़ी सी इसमें देखते हैं कुछ मेन पॉइंट है कि अगर जो दो धनावेशित है यानी कि समान प्रकृति के आवेश हैं तो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, भगाते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा दुश्मनी होता है, ये कभी संपर्क में रहना नहीं चाहते। तो ध्यान रखेंगे अगर जो समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो बेचारे क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यहीं पे जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं यानी कि एक प्लस हो दूसरा क्या हो माइनस, या एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, तो ये बेचारे जो होते हैं आकर्षित करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करते हैं, आकर्षण करते हैं। समझ में आया, बहुत अच्छा। आगे अब टॉपिक बनाएंगे आवेशन के प्रकार। मिटा देता हूँ, सॉरी।